आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। दिस इज दी चैप्टर 11 ऑफ क्लास 10th साइंस। In this video, we cover the following topics: the human eye, power of accommodation, defect of vision and their correction। हमारी आंख में जो डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके कारण देखेंगे क्यों होते हैं और इनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट वाया ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनराइज एंड सनसेट, इनके बारे में भी देखेंगे। और इसके बाद में पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इससे रिलेटेड फिनोमेना लाइक टेंडल इफेक्ट, कलर ऑफ द स्काई एंड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू है ह्यूमन आई का और ये स्ट्रक्चरल व्यू है। ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो इसमें दिखाया गया है। तो जैसे हम बाहर से देखते हैं सामने से, तो ये आईब्रो, ऊपर ये पलक होती है, इसको आईलेट कहते हैं। सामने जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन दिख रहा है इसको प्यूपिल कहते हैं। और ब्लैक कलर के बाहर ये व्हाइट कलर सा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। और बिल्कुल व्हाइट ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं स्कैलरा। आयरिस का काम होता है पुपिल की साइज को कंट्रोल करना, और पुपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर आएगी और कितनी नहीं आनी चाहिए। अंधेरे में इसका साइज बड़ा हो जाता है जिससे ज्यादा लाइट आए और क्लियर इमेज बने, और जैसे यहाँ रोशनी ज्यादा होती है पुपिल का साइज स्मॉल हो जाता है जिससे कम रोशनी आएगी और उससे ही इमेज बन जाएगी। देखो ये ह्यूमन आई का ये वाला फिगर आपको लर्न करना है, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी ह्यूमन आई है उसका पूरा शेप स्फेरिकल शेप होता है जिसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर के आसपास, सॉरी इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे आपको जो टर्म्स में बता रहा हूँ वो अच्छे से याद करने। एक तो सामने से अब लाइट एंटर करती है यहाँ से, तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया, इससे लाइट एंटर करती है। उसके बाद ये दो पोर्शन दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये मसल्स हैं, इनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। इनका काम होता है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। इसके बीच में जो पोर्शन रह गया इसको बोलती हैं प्यूपिल, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स हो गया, कॉर्निया, आइरिस, और उसके बाद ये लगा है तो ये होता है लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। इस तरह का लेंस है ना, तो ये कॉनकेव लेंस होता है हमारी आई के अंदर। उसके बाद लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, और एक लिक्विड इधर भरा रहता है रेटिना और लेंस के बीच में, इसे क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। और सामने जो बैक पोर्शन है ये वर्क करता है एज ए स्क्रीन जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं रेटिना। और लास्ट में ये दिख रहा है ये पोर्शन कहलाता है ऑप्टिकल नर्व। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे ब्रेन में भेज दिए जाते हैं। फिर तो यहाँ पे ब्रेन डिटेक्ट करता है कि कैसा सिग्नल आया है, हमारी आंख ने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा है, क्या है सामने, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है वो। दो यहीं पे हम थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं ह्यूमन आई की। यहाँ मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से रेज आएंगे इस तरह से, और यहाँ लेंस से पास होते हुए यहाँ से रेज आई ऐसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ट करेगा इस तरह से, और यहाँ रेटिना पे इमेज बनेगी। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में कैसी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, फिर वो जो इमेज बन रही है उसको भेजा जाएगा ब्रेन के पास। तो ये थी सिंपल वर्किंग हो गई ह्यूमन आई की। यहाँ ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। इसमें रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से वर्क करती है हमारी ह्यूमन आई। दी आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज। जो हमारा आई लेंस है वो कैसी बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहाँ बनती है? रेटिना पर। उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं और उनको ब्रेन के पास भेज देती हैं। Brain process the information and send the message to the eye and then we see the objects. Power of accommodation। देखो लेंस में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे कोई लेंस है यहाँ पे, तो इसकी फोकल लेंथ होती थी कुछ,
तो इसकी फोकल लेंथ होगी वो फिक्स होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज नहीं होती थी। तो यहाँ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते थे हम, ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग इमेज बनती थी, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। लेकिन हमारी आंख में क्या होता है, इस तरह से मान लो हमारी आई है तो यही इमेज बनेगी हरदम रेटिना पे, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहा है लेकिन इमेज हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे बन रही है? तो इसके ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के थ्रू, मतलब आंख के लेंस की एक ऐसी पावर है जो लेंस की फोकल लेंथ होती है ना उसको एडजस्ट करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इमेज है हमेशा रेटिना पे फॉर्म हो। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स व्हाइल एडजस्टिंग इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। कैसे होता है ये, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ आई के डायग्राम में। तो ये होता है सिलेरी मसल्स के थ्रू, वो कंट्रोल करते हैं। When muscles are relaxed, lens become thin. इस तरह से ये लेंस है, इस तरह से लेंस हो गया जी, मतलब इस तरह से हमारी आई का डायग्राम होता है। तो इस तरह से कुछ मस्कुलर पार्ट होते हैं, ऐसे मसल्स होती हैं जो लेंस को पकड़े रहती हैं इस तरह से। तो इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे इस तरह से, और जो लेंस है थोड़ा ऐसा हो जाएगा चौड़ा सा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही मसल्स रिलैक्स मोड में आएंगी तो ये खींचेंगे अपनी तरफ, तो इस तरह से बड़ा सा लेंस हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती रहती है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां जो मिनिमम डिस्टेंस तक हमारी आई देख सकती है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और हमारी आंख के लिए नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान लो हमारी आई है तो इससे 25 सेंटीमीटर तक ही हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ के आगे की ऑब्जेक्ट। अगर इसके और पास में ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम कोई बुक लें और उसको आंखों के बेहद करीब लाएं और फिर कोशिश करें हम उसे रीड करने की, तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। जैसे कि ये बुक है तो अगर हम इतनी दूर रखें, थोड़ी दूर है आंखों से, और तो हम उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत करीब लाएं आंखों के पास में लाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फार पॉइंट इज दी फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट, मतलब जहां तक हमारी आई देख सकती है। तो जहां तक तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि हम रात में ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें सभी चांद सितारे सब कुछ, सन, दिन में सब कुछ नजर आता है। तो फार पॉइंट हमारी आई के लिए कितना है, इन्फिनिटी, हम कितनी भी दूर तक देख सकते हैं। तो हमारी आंख की जो विजन रेंज हो गई कहां से कहां तक है, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। यानी मान लो ये हमारी आंख है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं देख पाएंगे हम, यहाँ 25 सेंटीमीटर से लेके पूरा इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो ये हमारी आंख की विजन रेंज हो जाएगी। फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। चलो हम लोग देखते हैं अब डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मायोपिया और नियर साइटेडनेस। इसमें देखो क्या होता है, जो पास में ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं वो तो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट हमें सही से दिखाई नहीं देते। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, वहां से उसे बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे क्या है, मायोपिया हो चुका है उसे। तो इसका कारण क्या है, क्यों होता है, देखो एक्चुअली में होता है क्या, दूर से रेज आ रही हैं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे। अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो हमको क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है कि इमेज रेटिना के पहले ही बन जाती है, यहाँ पे बन रही है, रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है रेज, तो इस कारण से इमेज क्लियरली नहीं बनती और हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो इसका कारण क्या हो सकता है, दो, या तो मान लो इस तरह से आई वॉल रही होगी पहले यहाँ से और उसकी साइज बढ़ जाए, यहाँ तक पहुंच गई। तो फर्स्ट कारण तो यह है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई वॉल, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आई वॉल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है तो वहां तक रेज नहीं पहुंच पा रही है, फर्स्ट कॉज हो गया। दूसरा कारण है कि जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए, जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए और पहले ही कन्वर्ज कर दे लाइट रेज को, लाइट की जो बीम आ रही थी वो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है यहाँ पे, तो इस कारण से क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, सेकंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आई वॉल। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हमें सुटेबल कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। कॉनकेव लेंस क्या करेगा,
जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं करेक्टेड आई में, तो कॉनकेव लेंस जो रेज आ रही हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा दूर से। जब वो कन्वर्ज होंगी, जब वो दूर से कन्वर्ज होंगी ना, तो यहाँ पे देख रहे हो अब रेटिना तक पहुंच जाएंगी। वो पहले यहीं तक पहुंच पा रही थी, अब रेटिना तक आ जाएंगी। तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा मायोपिया। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बस एक सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इसमें क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो तो क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं देगा। पास का ऑब्जेक्ट सही से दिखाई क्यों नहीं देगा, क्योंकि इमेज यहां बननी थी वो यहां पे आ गई है। इस कारण से हमें फार का ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, सुटेबल फोकल लेंथ का। तो ये थोड़ा पहले डाइवर्ज कर देगा, यहाँ की जो इमेज यहाँ बन रही थी अब वो यहाँ बनने लगेगी। तो इस तरह से हमारा हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाएगा। अब ये होता क्यों है इसके कारण, तो इसके सेम कारण, या तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, या तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए तो पीछे की तरफ बनेगा, या डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई वॉल, आई वॉल की लेंथ है ना तो वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि जो यहाँ से जानी चाहिए थी इस तरह से होती है अगर आई वॉल की साइज, तो सही रेटिना पे बन रही थी, जब वो डिक्रीज होके यहाँ पे आ गई है तो बाद में बन रही है, इसलिए क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो फर्स्ट रीजन है कि आई वॉल की साइज डिक्रीज हो जाए। सेकंड रीजन जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और दूर जाके इमेज बने। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, डिक्रीज लिख गया है, इसको आपको करना है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। थर्ड, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल। तो इसमें क्या होता है, वो पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते, क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी वो 25 सेंटीमीटर की, मान लो 50 सेंटीमीटर हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट 25 से दूर लेकिन 50 से कम है वो भी उनको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। और तो इसको हम वही सेम मायोपिया वाला केस हो गया ये, तो इसको ही हम सुटेबल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पीपल में क्या होता है, ना तो उन्हें पास का दिखाई देता है ना तो दूर का दिखाई देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाई फोकल लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो होता है, मतलब इस तरह से अपर पार्ट होगा ना वो कॉनकेव लेंस का होगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस का। इस तरह से चश्मा बना होगा उनका, ये मान लो उनकी आंख है, तो जैसे वो दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो रेज यहाँ से आएंगी और ये डाइवर्स करके यहाँ पे बना देंगी रेटिना पे इमेज, और जो पास के देखेंगे ये थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्ज होगी फिर कन्वर्ज हो जाएगी आई लेंस के थ्रू, और जो पास के देखेंगे तो नीचे से देखेंगे आंख के यहीं से, तो यहाँ पास का दिख जाएगा क्लियरली, क्योंकि ये जल्दी डाइवर्ज कर देगी। जो पीछे इमेज बन रही थी ना हाइपरमेट्रोपिया में, उसको पहले बना देंगे इनको, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम दोनों लेंस का यूज करते हैं। जैसे देख रहे हैं तो इन अंकल को क्या है, इन पास का देख रहे हैं तो इनको चश्मा हटाना पड़ रहा है, मान लो इनका, या चश्मे के नीचे से देख रहा है, नीचे वाली फोकल लेंथ से, तो वहां से इनको पास का सही से दिखाई दे जाएगा। अगर इनको दूर का देखना होता तो चश्मा लगा के जो ऊपर वाले फोकल लेंथ से देखते, ऊपर वाले से देखते, ऊपर कौन सा लेंस रहता था, कॉनकेव लेंस, तो उससे दूर का भी दिखाई दे जाता क्लियरली। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब देखते हैं ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होगा। When a ray of light passes through a glass frame, it gets bent twice at the air glass interface and glass air interface। मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा उसमें, एक तो यहाँ पे हो रहा है एयर से ग्लास में जा रही है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है ग्लास से एयर में वापस आ रही है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से बेंट हो गई, अब यहाँ से बाहर निकलेगी तो दोबारा से बेंट हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमरजेंट रे, जैसे कि ग्लास स्लैब में हुआ था सेम वही केस है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वाले एंगल को, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इस वाली रे के बीच में और जो इंसिडेंट रे थी इस तरह की, अगर ये सीधी जाती तो इस तरह से निकल जाती, तो जितना डेविएशन हुआ है इसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, एंगल ऑफ डेविएशन, कभी कभी इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Dispersion of white light via glass prism. When a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into a band of colors called spectrum. This is called dispersion of white light. यानी white light आ रही है उसका कंपोनेंट्स कलर में डिस्पर्ज हो जाना
अब सेपरेट हो जाना कंपोनेंट्स कलर में, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। इन कलर्स को याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है, विविग्योर, यानी पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से होते हैं इसके कलर। रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे। ऐसा क्यों होता है, तो हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से वो डाइवर्ट होती है। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो बहुत कम डाइवर्ट होगी, और वायलेट कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है तो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है। इस तरह से 7 कलर हमें मिल जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, यानी यहाँ से व्हाइट लाइट आई, यहाँ से हमें 7 कलर मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म रख रहे हैं हम सामने, तो वो 7 कलर फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट। When a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its components colors. When these colors are allowed to fall on inverted glass prism, it recombines to produce white light. Rainbow formation. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by water droplets. यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और उससे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, तो उससे फॉर्मेशन होता है रेनबो का। रेनबो का फॉर्मेशन कब होगा, जब बारिश होगी और एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाएंगी कुछ। और क्या ध्यान रखना, सन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, यानी पीछे होना चाहिए सन और सामने ईस्ट की तरफ देख रहे होंगे हम। तो ऐसे ये सन है इधर और इधर, सॉरी मान लो ये तो इधर कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट, इधर ईस्ट। तो यहाँ पे सन होगा और यहाँ पे हम खड़े हैं, ऐसे हमारे पीछे सन है और सामने हमें यहाँ रेनबो दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इधर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी इस तरह से, तो यहाँ से लाइट रेज आएगी, यहाँ से डिस्पर्जन होगा और फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगी वो। तो इस तरह से होता है कुछ कि ऐसे व्हाइट रेज आती है, इसमें प्रिज्म का काम करती हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं और वहां से हमें 7 कंपोनेंट कलर मिल जाते हैं। दो सन एंड दिस इज द इमेज ऑफ रेनबो। ये दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है नज़ारा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर की लेयर हैं बहुत सारी, तो इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका लगातार चेंज होता जाता है। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से मान लो कोई रेज आ रही है इस तरह से, तो यहाँ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, फिर आएगी, फिर थोड़ी सी बेंड होगी और फिर से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूसली बेंड होती जाएगी एटमॉस्फेयर में एंटर करते करते। तो हमें पता है कि जो लाइट रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से हमें देखो कहाँ दिखाई देगी, ये स्टार की पोजीशन यहाँ थी, वो अब यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास जो रेज आ रही है उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखाई देगा हमें। जो भी चीज जहाँ थी पहले वहां दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से जो रियल और अपीयरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो चेंज हो जाती है। जो यहाँ पे स्टार है इस तरह से आया, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होते होते ऐसा आ गया, तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट नहीं। तो होता क्या है, जैसे कि अभी हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि यहाँ से लाइट रेज आ रही है तो हमें उनकी रियल और अपीयरेंट पोजीशन अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ की एक्चुअल में मान लो यहाँ स्टार, तो वो हमें यहाँ दिखाई देगा, लेकिन वो हमेशा यहीं पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। क्योंकि एयर में क्या हमेशा मोशन होता रहता है, इधर से उधर जाती रहेगी एयर, तो ये कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से मतलब उसमें क्या होती रहेगी, ट्विंकलिंग होती रहेगी। तो इस तरह से उसमें ट्विंकलिंग होती रहेगी स्टार्स में। लेकिन प्लेनेट में क्या होगा, क्योंकि प्लेनेट पास में होते हैं तो उनका साइज काफी बड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा भी, मतलब जो यहाँ है, जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ का पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से पूरा एवरेज होके वो मैनेज कर लेता है अपने आप में, और हमें जहाँ है वहीं दिखाई देता रहता है। तो इस तरह से प्लेनेट वगैरह में किसी भी तरह की ट्विंकलिंग नहीं होती। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि जो सनराइज है जितनी जल्दी होना चाहिए उससे पहले ही दिखाई देने लगता है हमें, और जब सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखाई देता रहता है। इधर 2 मिनट पहले दिखाई देने लगेगा और उधर 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहेगा, यानी कि हम 4 मिनट एक्स्ट्रा देख लेते हैं सन को। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
जैसे कि जो यहाँ से सन रेज आ रही हैं इस तरह से आ रही हैं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से इस तरह से हो जाएंगी वेंट होते होते, तो हमें यहाँ अपीरेंट पोजीशन दिखाई देगी सन की, यहाँ है एक्चुअली में लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है अभी यहाँ डूब चुका है लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो ऐसा 2 मिनट तक होता है और सेम कंडीशन यहाँ पे ही बनती है कि यहाँ पे डूब चुका है उसके बावजूद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, what you mean by scattering of light? Scattering of light is a phenomenon in which light rays get diverted from its straight path on striking an obstacle like dust or gas molecule, water vapor etc. तो देखो होता कुछ नहीं है इसमें, ये डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, यहाँ से एक लाइट रे आ रही थी और इसके टकराने के बाद ये अपनी पाथ से भटक जाएगी और चारों तरफ को इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हैं उनके कारण सनरेज स्कैटर्ड हो रही हैं, चारों दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो इसके भी कारण कुछ फिनोमेना होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि टेंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट्स बिकम विजुअल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज टेंडल इफेक्ट। तो इसमें होता कुछ नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अगर उससे लाइट रेज पास होंगी तो उसमें होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो स्कैटर नहीं करेंगे, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन से लाइट रेज पास होती हैं तो उनका पाथ विजुअल नहीं होता। लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होंगी ना, तो जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर कर देंगे और उसकी वजह से हमें वो पाथ विजुअल होने लगेगा। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ टेंडल इफेक्ट। Why the color of clear sky is blue? It is also due to scattering of light. अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं और वो स्कैटर करेंगे लाइट को, और किसको सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे? ब्लू लाइट को और रेड लाइट को। The fine particle in atmosphere have size smaller than wavelength of visual light. They can scatter blue light which has shorter wavelength than red light. तो रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत कम स्कैटर्ड होगी, और जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है बहुत कम तो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। इसकी वजह से हमें पूरे आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर मान लो कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, ऐसी जगह पहुंच जाए हम जहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो जिस प्लेनेट पे, तो वहां से हम स्काई देखें तो ब्लू कलर का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई पार्टिकल नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह, तो किसी भी तरह की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो हमें वहां पे ब्लैक कलर का दिखाई देगा। स्काई अपीयर्स डार्क। कलर ऑफ स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम हमने देखा होगा कि जो स्काई सन का कलर होता है या स्काई का कलर वो रेड सो ब्राउन हो जाता है, रेड कलर का होता है, और जब दोपहर के समय देखते हैं हम तो थोड़ा येलोइश दिखाई देता है, ज्यादा चमकदार इस तरह से दिखाई देता है दोपहर के समय, और इस तरह से जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तब। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब लाइट रे यहाँ से आ रही हैं तो ब्लू लाइट, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ब्लू लाइट तो स्कैटर्ड हो जाएगी, लेकिन जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर्ड होती है, इसलिए हमें रेड कलर का दिखाई देगा। और जब हमारे सिर के जस्ट ऊपर होगा सन, तो यहाँ से उसे एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो ब्लू लाइट भी है वो भी बहुत कम स्कैटर्ड हो पाएगी, इसकी वजह से हमें येलो कलर का दिखाई देगा उस समय। यहाँ देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे कम कर रही है, तो बस बेसिक रीजन यही है इसका। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे एंड सन अपीयर्स रेडिश, लेकिन जब ऊपर होगा सन तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एटमॉस्फेयर में जो सनरेज होंगी, इसकी वजह से ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाएंगे और हमें रेडिश कलर का दिखाई ना देके कैसा देगा? येलो कलर का दिखाई देगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखो हमें रेड, क्या इस तरह से रेडिश स्काई रेड कलर का दिखाई देता है स्काई कब? जब सनराइज होता है, सनसेट होता है। चलो तो हमने ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।